जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, योर जीएस फैकल्टी। मैंने जो है लास्ट क्लास में ज्योग्राफी की प्लेट टेक्टोनिक आपको मैंने पढ़ाया था और उसी प्लेट टेक्टोनिक में मैंने आपको बाउंड्रीज करानी शुरू कराई थी और आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज हम उसी को कैरी ऑन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो भी मैं मैटर प्रोवाइड करा रहा हूं, यू आर रियली लाइकिंग इट, आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं। आपके अगर कोई कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं तो डू कमेंट भी। नीचे आपको जो है लिंक सब्सक्रिप्शन में आपको एक तो हमारा फोन नंबर्स वगैरह भी दिख रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से संबंधित जुड़े हुए जितने भी वीडियोस हैं वहां जाकर के आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो उन कमेंट्स को रीड करके मैं आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करूंगा। चलिए फिलहाल अभी टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक बताया था, है ना। तो ये आपको डायग्राम मैंने आपको बताया था कि दीज आर टेक्टोनिक प्लेट्स, फ्यू टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर आपको मैंने आपको बताई थी, जैसे आपकी पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, है ना। तो ये सारी आपकी कुछ प्लेट्स, स्कॉच छोटी छोटी प्लेट्स भी मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको बाउंड्रीज बताई थी, अगर आपको याद हो, है ना। तो जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, देखो ये हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात कर ली थी। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब हमें ये ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, तो उसी को मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा मैं रिकॉल करवा रहा हूं। मैंने आपको बोला था दो टेक्टोनिक प्लेट जब दूर जाएंगी तो फॉल्ट की वजह से आपका रिफ्ट वैली बनेगी। क्या बनेगी? रिफ्ट वैली। फिर वहीं पर अगर दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी तो वहां पर दो चीजें होंगी, या तो वहां पर फोल्डिंग होगी यहां पे, या फिर वहां पे फॉल्ट होगा। फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, इजंट इट। और फॉल्टिंग की वजह से क्या बनेगा? यहां पर बनेगी रैंप वैली और हॉर्स्ट माउंटेन्स, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें व्हाट अबाउट ट्रांसफर बाउंड्री, तो ध्यान रखना जब कोई पर्टिकुलर प्लेट, जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है, ओके। और इसी के बगल में इसके एडजेसेंट, हम इसके एडजेसेंट बात कर रहे हैं, तो इसके एडजेसेंट में एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट एंड सो ऑन। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर दो प्लेटों के बीच में बेटा ये कन्वर्जेंट हो रहा है और यहां पे मानो डाइवर्जेंट हो रहा है, तो प्लेट ए बी सी डी और ये मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। आवाज आ रही है ना? ओके। तो अगर कोई आपसे पूछे ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। आप कहो बी और सी के बीच में क्या हो रहा है, आप कहोगे सर डाइवर्जेंट हो रहा है। अब कोई पूछे ए और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में क्या हो रहा है, तो एक्चुअली में ए और एक्स, बी और एक्स के रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, यही आपकी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, क्योंकि यहां पर ये प्लेट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। तो एक प्लेट दूर जा रही है या पास आ रही है, लेकिन उसके बगल वाली प्लेट के मुताबिक वो क्या कर रही है, फ्रिक्शन, घर्षण, वो स्लाइड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्री जहां पर स्लाइडिंग होती हो, दो प्लेट के बीच में स्लाइडिंग होती हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आपके सामने बताता हूं। देखो क्या हुआ, आप ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये आपकी एक प्लेट दिखाई दे रही है, लुक ओवर हियर, ये आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री जो होती है वो हल्की होती है, और जो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो हल्की होती है और ओशनिक प्लेट आपकी भारी होती है। तो यहां देखो ये ओशनिक प्लेट, ये देखो ये आपकी ओशनिक प्लेट, ये नीचे जा रही है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये क्या है? आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट सीपी। और ये क्या है? आपकी ओपी। ओपी माने ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर। तो जहां भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी, देखो प्लेट्स तो कई सारी हो सकती है ना। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, देखो एक एग्जांपल और समझना, सुनना जरा। देखो पहले तो आपका एक बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर करूं। मान लो ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। इस तरह से प्लेट्स हैं। अब नीचे मैग्मा है बेटा, नीचे क्या है? नीचे मैग्मा है, ओके। अब ये मैग्मा डिपेंड करता है कि ये कन्वेक्शन सेल्स कैसे बना रहा है। ये कन्वेक्शन सेल्स ऐसे बना रहा है,
या ऐसे बना रहा है ना, कन्वेक्शन सेल्स बन रहे हैं। डायग्राम आप यहां देख सकते हो, ये देखो डिपेंड कर रहा है ना सेल्स कैसे बन रहे हैं। देखो एक और डायग्राम दिखाता हूं, देखो ये दिख रहा है कन्वेक्शन सेल्स, ये आपका ऐसे कन्वेक्शन सेल्स, ये आपका कन्वेक्शन सेल्स बन रहे हैं। तो ये कन्वेक्शन सेल्स अपर मेंटल में जो बन रहे हैं, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये देख रहे हो आप, यहां पर ओशन है पूरा, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, देखो ये एक प्लेट है, ओके, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ठीक है। तो एक प्लेट ये हो गई 1 2 3, और फिर यहां पे आपकी तीसरी प्लेट ये आ रही है, ये वाली प्लेट काफी बड़ी है, ठीक है ना, और तीसरी प्लेट आपकी यहां आ गई, ओके 4, ओके 4 3 2 1, यहां 4 प्लेट है आपकी, ओके। तो इन प्लेट के नीचे जो लाल वाला है ये मैग्मा है, दिस इज व्हाट, ये मैग्मा है, ये सारा मैग्मा है। ये मैग्मा क्या कर रहा है, कन्वेक्शन सेल्स बना रहा है, ओके। अब देखो होगा क्या, अब यहां देखो होता क्या है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है। तो 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। अब ये मैटर करता है कि 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर हो सकता है कि देखो ऐसे मान के चलो, ओके। देखो डायग्राम को समझना, ये मैं क्या बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बच्चे का बिल्कुल बेसिक सही है। बेसिक क्या 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 है, कैसे पता लगाओगे कि भैया हम जो ये प्लेट 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 वर्ड बोल रहे हैं, ये जो लिथोस्फीयर टूटा हुआ है उसमें जो हमने प्लेट वर्ड का नाम लिया, ये प्लेट ओशनिक है या कॉन्टिनेंटल है, ये कैसे पता लगे, पहले तो यही बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, आप इसका साधारण सा लॉजिक है, जिस प्लेट के ऊपर ओशन होगा वो ओशनिक प्लेट, और जिस प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट होगा वो कॉन्टिनेंटल प्लेट, पहले तो ये ध्यान रखो। फिर अब आपका सवाल आएगा कि सर मानो दोनों हुए तो, बिल्कुल देखो डायग्राम में दिख रहा है दोनों, ये वाली जो 1 है, 1 वाली प्लेट में ओशन भी है कॉन्टिनेंट भी है। तो फिर ये देखा जाएगा कि मेजर क्या है, ज्यादा क्या है, ओशन है या कॉन्टिनेंट है। तो अगर ओशन ज्यादा हुआ प्लेट के ऊपर तो ओशनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंट ज्यादा हुआ तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक तो आप ये ध्यान रखो कि प्लेटों का नाम ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट किस आधार पर रखा जाता है, उसके ऊपर क्या सिचुएटेड है, दोनों भी हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये 2 प्लेट आपस में दूर जाएंगी तो क्या केवल कॉन्टिनेंट दूर जाएगा, ओशन नहीं जाएगा, पूरा भाग ही तो दूर जाएगा। बट हम क्या समझते थे, हम पहले ये समझते थे कि भाई जो है पानी वाला भाग अलग है और कॉन्टिनेंट वाला भाग अलग है। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि कॉन्टिनेंट कोई पत्थर है और ओशनिक जो है एक गड्ढा है, और गड्ढे के किनारे में हमने पत्थर रख दिया तो वो कॉन्टिनेंट बन गए, ऐसा नहीं है। क्या है, देखो यहां देखो, ये आपको समुद्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा नीला समुद्र है, जबकि यहां पर एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है आपकी, देखो ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जब ये दूर जा रही है तो इसके ऊपर का जो ओशन है वो इधर जाएगा और इसके ऊपर का जो ओशन है वो इधर जाएगा, यानी कि ओशन के बीच में ही एक क्या जनरेट हो जाएगा, एक रिज बनेगी, क्योंकि ये जब दूर जाएगा तो यहां पर एक क्रैक होगा और धीरे धीरे यहां पर ओशनिक प्लेट क्या हो जाएगी, थिन होती चली जाएगी, और थिन होने से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब मैग्मा विल कम आउट, मैग्मा बाहर आ जाएगा, और मैग्मा धीरे 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 बाहर आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे तो पानी अंदर चले जाएगा, ऐसा नहीं है, कई बच्चों के मन में ऐसा आता है। तो ये भी समझो, जो प्लेट्स हैं बेटा, जितनी भी प्लेट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, इट इज अ डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, ये एक प्रकार का डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही दीर्घ काल, बहुत धीरे धीरे होने वाला, यानी कि जो प्लेट्स की स्पीड है, ये जो प्लेट्स हैं, मैंने आपको कहा था लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एग्जांपल याद करो, बर्फ पानी के ऊपर तैर रही है, तो ये जो बर्फ तैर रही है ये मूव कर रही है, और इसकी स्पीड कितनी है, यानी कि जो प्लेट लिथोस्फीयर के ऊपर, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 4 से 20 सेंटीमीटर, वो भी साल का, इतनी हल्की स्पीड है। तो इतनी हल्की स्पीड से मानो अगर कोई
प्लेट दूर जा भी रही है, उसमें क्रैक पड़ भी रहा है, धीरे धीरे उसके बीच में दरार पड़ रही है, तो वो इतना स्लो है कि अगर नीचे का मैग्मा जरा सा भी ऊपर आएगा वो ठंडा होकर वहीं जम जाएगा, पानी कहां नीचे चला जाएगा। आ रही बात समझ में? उसके मूवमेंट इतना स्लो है। जैसे मानो कुकर है, कुकर में आपने दाल आपने पकाई, आलू उबाले, तो उसके किनारों पर जो बारीक आपको दिखता है कि बारीक स्पेस है, तो वहां से कितना लिक्विड बाहर आ जाएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, इजंट इट? ना ही पानी डालने पर कुकर के ऊपर वो पानी जो है अंदर चला जाएगा, तो वो बहुत बारीक है। तो धीरे धीरे वो जो दरार है वो मैग्मा ऊपर आकर के ठंडा भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से प्लेट मूव करी और पानी नीचे चला गया। ओके, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपको मैंने बोला कि ये स्पीड है। तो प्लेट्स का नाम ओशनिक है या कॉन्टिनेंटल है, ये डिपेंड करता है कि ऊपर ओशन है या कॉन्टिनेंट है, फिर जो ज्यादा है उस पर हो जाएगा। तो अगर कोई प्लेट मूव कर रही है, तो अब ये वाली प्लेट मूव कर रही है ना, इधर, तो ये पूरा पार्ट इधर मूव करेगा, ये वाला पार्ट इधर मूव करेगा, दोनों कन्वर्ज। यहां पर देखो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर, यानी कि पानी का ये वाला भाग इधर जाएगा, ये वाला भाग इधर। तो प्लेट जब मूव करती है तो प्लेट के ऊपर कॉन्टिनेंट हो या ओशन हो या दोनों हो, दोनों मूव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रहा है यहां पे, ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखो, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ना ये वाला प्लेट देखो, साउथ अमेरिका की जो प्लेट है उसमें साउथ अमेरिका भी आ रहा है और अटलांटिक ओशन का ये वाला भाग भी आ रहा है। तो ये दोनों ही मूव करेंगे इधर, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि केवल साउथ अमेरिका मूव करेगा, ओशन भी मूव करेगा। क्लियर हुआ? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को आप आराम से नोट्स बना करके ध्यान करें, पॉइंट सारे लिखिए। अब देखो यहां पर देख लो, ये आपका लिथोस्फेयर नीचे जा रहा है, ये वाला लिथोस्फेयर इस तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तो हमने सिर्फ बात करी किसकी? प्लेट्स की, कि भाई दो प्लेट के बीच में जो बाउंड्री है, दो प्लेट के बीच में जो बाउंड्री है। अब आपको इसमें फर्दर क्या ध्यान रखना है? हो सकता है कि एक कॉन्टिनेंटल, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल हो सकता है कि दोनों ओशनिक प्लेट हो, या तो दोनों कॉन्टिनेंटल हो सकती है, दोनों ओशनिक हो सकती है, या एक ओशनिक एक कॉन्टिनेंटल। हाँ या ना? तो अब ये आपको ये भी पढ़ना है। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा? हमने सिर्फ पढ़ा प्लेट्स, फिर प्लेट्स में क्या पढ़ा? ओशनिक या आपकी कॉन्टिनेंटल। फिर हमने पढ़ा प्लेट की बाउंड्री, प्लेट की बाउंड्री। अब जब बाउंड्रीज पढ़ी वो तीन पढ़ी, तो जो बाउंड्रीज हैं तीन, उन तीनों में क्या होगा? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, ओशनिक ओशनिक बाउंड्री, ओशनिक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। ये किस में आ जाएगा? मानो कन्वर्जेंट बाउंड्री में। कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट तो इन तीनों में हो सकता है, ऐसे ही डाइवर्जेंट भी हो सकता है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो हर बाउंड्री के तीन तीन केस बन रहे हैं। हर बाउंड्री के कन्वर्जेंट, देखो पूरा बता देता हूं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है। और तीनों के क्या क्या केसेस हैं? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशनिक ओशनिक और ओशनिक कॉन्टिनेंटल। सी सी ओ ओ ओ सी, सी सी ओ ओ ओ सी। बात समझ में आई? अभी सिर्फ हमने ये 1 2 3 पढ़ा था, अब इसके केसेस भी आपको ध्यान रखने हैं। तो वो केसेस मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी कोई प्लेट ऐसी है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, एक ओशनिक प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, तो नीचे कौन जाएगी? ओशनिक प्लेट। क्यों जाएगी? क्योंकि ये भारी है। नीचे जाएगी तो ये जाकर के मेंटल में पहुंचेगी तो मेल्ट होगी, मेल्ट होगी तो मैग्मा बढ़ेगा, और अगर मैग्मा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो नेचर क्या करती है? बैलेंस बनाए रखने के लिए, अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ गया तो सीटी आएगी, तो ऐसे ही अगर मेंटल में प्रेशर बढ़ा तो नेचर क्या करेगी? उस मैग्मा को बाहर निकालेगी, वरना क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, सीटी नहीं आई तो इसीलिए नेचर क्या करती है? मैग्मा को बाहर निकालती है। तो आप ये नोट करना, और नोट क्या करेंगे कि जहां भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो और एक ओशनिक प्लेट हो और दोनों के बीच में अगर कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है? कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो वहां पर ओशनिक प्लेट क्या करेगी? एक तो डिस्ट्रॉय होगी। ओशनिक प्लेट क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। डिस्ट्रॉय हो रही है तो मैग्मा बन रहा है, मैग्मा बन रहा है तो मैग्मा इंक्रीज हो रहा है। मैग्मा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए
क्या होगा, नेचर उसको बाहर निकालेगी। तो इसीलिए जहां भी कन्वर्जेंट और ओशनिक प्लेट की कन्वर्जेंट बाउंड्री है, वहां के किनारों पर, एज पर, वहां की बाउंड्री पर, नियर द बाउंड्री आपको हमेशा कंफर्म, ऑलवेज ध्यान रखना क्या मिलेंगे, आर्क आइलैंड्स मिलेंगे, आर्क आइलैंड्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा, वॉल्केनो मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको भी बताता हूं। देखो आपके इस डायग्राम में देखो, यहां पर ये नीचे जा रही है, ये इधर कन्वर्ज कर रही है, तो ये आपकी ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो इसी के किनारे पर देखो मैग्मा बाहर आता हुआ दिखा, तो पक्का आपको वॉल्केनो दिखेंगे। और ये देखो लिखा है वॉल्केनिक आर्क, आपको वहां पे वॉल्केनिक आइलैंड्स दिखेंगे। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट में यहीं पर आपके देखो जापान, ये देखो ये आपके जापान वाला भाग हो गया, ये दिख रहा है जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना। जितने भी आपके आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन, देखो ये पैसिफिक ओशन है, मानो पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है, तो इसी बाउंड्री को अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है वो कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। और पैसिफिक ओशन क्या है, एक ओशनिक प्लेट है, और इसके बगल में क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों कन्वर्ज कर रही है, तो कंडीशन आ गई। तो इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जापान, फिलीपींस, कुराइल आइलैंड। ये कैसे बने हैं, वो इसी कन्वर्जेंट बाउंड्री पर एक प्लेट नीचे डिस्ट्रॉय हुई, मैग्मा नेचर ने बाहर निकाला और इन आइलैंड्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेट टेक्टोनिक की सारे केसेस स्टडी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप सारे केस स्टडी करिए। मैंने उसमें से एक ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का बता दिया कि जहां ओशनिक और कॉन्टिनेंटल है वहां पर हमेशा आपको वॉल्केनो, वॉल्केनिक आइलैंड्स, आर्क आइलैंड्स आपको मिलेंगे। और अगर कोई दो प्लेट दूर जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा दोनों मानो ओशनिक प्लेट है, दोनों ओशनिक प्लेट है और दोनों दूर जा रही है, तो नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है, देखो यहां पे बिल्कुल अटलांटिक ओशन के बीचों बीच, देखो ये दिख रहा है, मैं आपको यहां पर कलर करके दिखाता हूं। देखो ये वाला देखना, ये जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं, ये देखो ये ग्रीन कलर जो कर रहा हूं, देखो ये ग्रीन कलर एस शेप का बन रहा है एस शेप, ये देखो एस शेप का बन रहा है ना। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये जो बाउंड्री है, ये कैसी बाउंड्री है, इस यहां पर एक प्लेट इधर जा रही, ये 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 इधर जा रही है, इधर जा रही है। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यहां पर क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और ये ओशन के बीच में है, यानी कि ओशन के बीच में ये जो बाउंड्री है डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट की वजह से नीचे का मैग्मा ऊपर आया, और जब नीचे का मैग्मा ऊपर आया तो मैग्मा ऊपर आके क्या करेगा, ये मैग्मा ऊपर आके एक नए फ्लोर का निर्माण करेगा और एक रिज बनाएगा। क्या बनाएगा, रिज। आप कहेंगे सर रिज क्या होता है, समुद्र के अंदर जो पहाड़ी होती है उसे रिज कहते हैं। जैसे अगर लैंड के ऊपर कोई पहाड़ी है तो उसे हिल बोलते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो पहाड़ी होती है उसे रिज बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आ गया, आवाज आ रही है ना, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपकी जो रिज है अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है, तो इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। क्या बोलते हैं, मिड, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक ओशन, ये इसके बिल्कुल मिडल में है, तो मिड अटलांटिक रिज, ये आपने नाम सुना होगा। ओके, तो प्लेट टेक्टोनिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी को लेकर के मैं एक और आपको कंसेप्ट बता देता हूं, आपके दिमाग में हो सकता है हो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। देखो क्या हुआ, आपने आपकी बुक में एक कंसेप्ट दिया होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर नाम के व्यक्ति ने जो है, इन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी थी जिसको नाम इन्होंने दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इनका मानना यह था कि आज जितने भी आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक सिंगल लैंड मास हुआ करते थे और उसका नाम था पेंजिया, और जो पानी वाला भाग था उसका नाम था पैंथालासा। ठीक है, और फिर इसी पेंजिया में क्या हुआ, ये पेंजिया टूटा और टूट करके ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। एक बना आपका अंगारा लैंड, क्या बना, अंगारा लैंड या फिर लॉरेंशिया, और एक बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, और फिर इसमें दोबारा से फिर से ये 2 के 4 हो गए,
ये पर्टिकुलर टूटा और ये 2 के क्या बन गए, 4 बन गए, ठीक है, और ये फिर टूटा और टूटते टूटते फाइनली हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? 7 कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये जो पेंजिया टूटा, ये फिर टूटा, ये और टूटा और ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने, ये रुक गया। ये आज भी इनका ये टूट फूट जारी है, आज भी ये ब्रेक हो रहा है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी इसलिए दी, उन्होंने कुछ एविडेंसेस देखे। क्या देखे? कि जो मिनरल्स, एनिमल्स, वेजिटेशंस हमें साउथ अमेरिका में मिल रही है वही अफ्रीका में भी है। जो एनिमल्स, मिनरल्स, वेजिटेशंस नॉर्थ अमेरिका में है वही हमें यूरोप में मिल रहे। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जानवर नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक महासागर पार करके यूरोप चले जाएं या साउथ अमेरिका से अटलांटिक महासागर पार करके अफ्रीका चले जाएं, है ना? तो उन्होंने एविडेंसेस के आधार पर जब अध्ययन करना शुरू करा तब उनको पता चला कि हाँ भाई ऐसा था, ठीक है। तो ऐसे assumptions लगाए। अच्छा, एल्फ्रेड वैगनर साहब ने जो है ये तो एक आंखें खोल दी दुनिया की, हाँ भाई ऐसा हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? तो एल्फ्रेड वैगनर साहब जो है इनके कंसेप्ट्स को बताने में जो कामयाब नहीं हो पाए, उनके मुताबिक ये इसके पीछे जो फोर्स थी वो क्या थी? आपकी बायोंट फोर्स हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, पोलर फ्लिंग फोर्स हो गई। पोलर फ्लिंग फोर्स सुनी होगी आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। ये इन सब फोर्सेस ने मिलकर के ऐसा किया। लेकिन ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स का टूटना या बनना हो रहा है ना, उसके लिए ये फोर्स काफी नहीं है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब आप पढ़ेंगे उसमें एक पेज में डायग्राम भी दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा है देखो, आप नोट करेंगे कि पेंजिया टूटा अंगारा लैंड में, तो ये ऐसे नहीं टूटा अचानक से, इट टुक नियरली अबाउट 25 लाख ईयर्स यहां से यहां आने पे, फिर अगले 50 लाख वर्ष लगे यहां से यहां आने में, फिर अगले 65 लाख वर्ष लगे यहां से यहां आने में। तो मैंने बोला ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 ये टूट फूट चलती है। और उसका अच्छा, जब तक हमें केवल इसी का पता था तब तो हमें बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। धीरे धीरे जब इसमें और अध्ययन हुए तब फाइनली पता चला, जब 1967 में थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बता दिया कि भैया एक्चुअली में ये सही तो है लेकिन कारण सही नहीं है। तो ये जो आपका टूट फूट जारी है उसके पीछे केवल एक ही हाथ है, एक ही फोर्स है, और वो एनर्जी जो ये ऐसा कर सकती है वो एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया ना कि लिथोस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। एस्थेनोस्फेयर के अंदर जो एनर्जी है वो इस लिथोस्फेयर को लगातार ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है। और ये लिथोस्फेयर क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, टूट रहा है और मूव कर रहा है, टूट भी रहा है, मूव भी कर रहा है। तो इसी वजह से ये चीज जारी है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देखो, अफ्रीका। देखो यहां अफ्रीका दिखाता हूं मैं आपको। ये जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका भी यहां से टूट रहा है। देखो धीरे धीरे यहां पर भी क्या बन रही है, आपकी क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं, फॉल्ट पड़ता जा रहा है, फ्रैक्चर होता जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले कुछ 50-60 लाख वर्ष के अंदर ये पूरा हिस्सा जो है अफ्रीका का टूट के अलग हो जाएगा। तो ये क्रिया चल रही है, नीचे मैग्मा है वो उबल रहा है, वो ऊपर की चट्टान को क्रैक कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो धीरे धीरे दरार पड़ती जा रही है, ये दरार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये पार्ट डिटैच हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मैंने आपको बताई, क्या ये क्लियर हुई बेटा? उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर नाम के साथ बनाएं। और ये भी ध्यान रखें कि कौन सी प्लेट कहां जा रही है। जैसे पैसिफिक प्लेट तो अपने चारों तरफ कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। जैसे ये साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही और ये वाली नाज़का प्लेट इधर जा रही, कन्वर्जेंट बाउंड्री हो गई। यहां पर क्या आ गई, डाइवर्जेंट बाउंड्री आ गई। तो कहीं पर डाइवर्जेंट है, कहीं आपकी ट्रांसफॉर्म है, कहीं कन्वर्जेंट है ना। फिर उनके केसेस सारे लिखो, थ्योरी लिखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो आपको पूरा ये कंप्लीट मैटर समझ में आएगा। अब इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ही एक और टॉपिक इससे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक। अब वो कैसे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ओके। क्योंकि लिथोस्फेयर से ही कनेक्टेड है आपका अर्थक्वेक।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये आपको समझ में आया। इसमें मैंने आपको सारी डिसकंटिन्यूटीज वगैरह, क्रस्ट, मेंटल कोर के सारी आपकी डेफिनेशंस विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, प्लेट टेक्टोनिक बता दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता दी। अब हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अर्थक्वेक। ओके, चलिए, जय हिंद एवरीवन।